हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं, डैट इज़ अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने 1 गुड्स कमोडिटी केस और 2 गुड्स कमोडिटी केस को स्टडी किया था। एट प्रेजेंट वी आर ऑन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, and indifference curve analysis come under the ordinal utility analysis। ordinal order में जब हम किसी नंबर को रैंक वाइज ऑर्डर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। so through ordinal utility analysis we can also find the consumer equilibrium with the help of budget line and indifference curve। so let we start। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सेम रहेगी जो हमने लास्ट स्टडी की है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। इट इज़ रीच्ड व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब अब यहाँ पर एक जो वर्ड आपका आ गया है डैट इज़ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू अब क्या होगा, कंज्यूमर रीच हिज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम होता है मैक्सिमम चॉइस व्हेन 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो यहाँ इसके लिए 2 कंडीशंस इन्होंने दी है कि 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो नंबर 1 कंडीशन इज व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ऑन वाई। मतलब एक्स को तो हम यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं और वाई के यूनिट्स को एक तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक्स को गेन कर रहे हैं और वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उस कंडीशन में इक्वल्स टू होगा पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स और पी वाई क्या शो कर रहा है, इट इज़ आल्सो शोइंग द मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना, जिसको हम स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, या मैं यहाँ पे प्राइस लाइन ना कह के बजट लाइन कहूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन। एक्चुअली ये भी ध्यान रखना है आपको कि बजट लाइन और प्राइस लाइन अगर कहीं बोली जाती है तो दोनों सेम है, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं इंटरचेंजली यूज़ की जाती है। दीज आर बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। सो फर्स्ट कंडीशन, when marginal rate of substitution equals to price ratio or marginal rate of exchange, so we can say it is in a state of equilibrium। और इस कंडीशन में अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आईसी और प्राइस लाइन जो होती है टेंजेंट होती है। टेंजेंट मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच तो करती है लेकिन दे आर नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी जो 2 लाइन्स होती हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है एक कर्व लाइन होती है, अगर दोनों टच करे ना लेकिन इंटरसेक्ट ना करे तो डैट इज़ नोन एज टेंजेंट। देखो अगर स्ट्रेट लाइन 2 होगी तो वो कट करेंगी, है ना, तो ये तो इंटरसेक्शन हो गया। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी कर्व लाइन है तो क्या कंडीशन हो सकती है कि वो उसको बिल्कुल छू के निकल जाए, है ना, ये कहा जाता है टेंजेंट। सो सेकंड कंडीशन, जहाँ पर वो टेंजेंट हो, जिस पॉइंट पर आईसी और प्राइस लाइन टेंजेंट हो एक दूसरे के, उस पॉइंट पर जो आईसी कर्व होना चाहिए कॉन्वेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहेंगे। नाउ लेट वी फर्स्ट टेक सम पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि जो कंज्यूमर के सामने जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है हर एक पॉइंट जो है इंडिफरेंस कर्व का। तो अगर हम इंडिफरेंस मैप यूज़ करते हैं तो उस इंडिफरेंस मैप के अंदर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे जो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे होंगे। तो कंज्यूमर को कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा, यहाँ पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा जिस इंडिफरेंस कर्व के अंदर, है ना, समझ गया। लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसके बजट के अंदर भी होना चाहिए, समझ में आई आपकी, मतलब जो उसकी पॉकेट मनी है वो भी उसको अलाउड करनी चाहिए। तो इसलिए जहाँ पर पॉकेट मनी मतलब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व मतलब वो पॉइंट जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, दोनों
टेंजेंट होते हैं, इंटरसेक्शन तो नहीं कह सकते हम क्योंकि एक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो जहाँ पर टेंजेंट होते हैं डैट इज पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, indifference curve should be convex to the point of origin, slope of indifference curve या कह सकते हैं marginal rate of substitution should be equal to slope of price line। so यहाँ अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो डायग्राम में हमने पहले समझने के लिए डिफरेंट आइसिस लिए हुए हैं, ये एक तरह से इंडिफरेंस मैप है। तो जब हम डिफरेंट आइसिस लेते हैं तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को हम इसलिए प्लॉट करते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ पर आपका पॉइंट बी है, एस है, ई, जी और एच, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक्चुअली कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when on the basis of given budget line he moves to the highest possible indifference curve। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को कैसे मूव करते हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो बी एंड एस जो पॉइंट है, ये बी एस एस लाई ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व जो IC1 पर लाई करते हैं, और क्योंकि वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर है तो कहीं ना कहीं उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो IC2 से कम होगा। लेकिन हमने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, पोजीशन में होगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये जो दोनों पॉइंट है दे आर नॉट डिज़ायरेबल, बी और एस जो है वो आर हम कहेंगे हैंस नॉट डिज़ायरेबल। इनको डिज़ायर मतलब कंज्यूमर इनको डिज़ायर नहीं करेगा भाई, इनको इन पॉइंट्स पर तो कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब आते हैं पॉइंट्स जी और एच को लेके। जी और एच यहाँ पर बजट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे तो ये जो है ये डिज़ायरेबल तो है, ये चाहता तो है कंज्यूमर कि भाई वो इन इतना सेटिस्फेक्शन ले, मतलब IC3 या IC4 तक जाए, लेकिन ये उसकी पॉकेट मनी या बजट लाइन के अंडर में नहीं है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं नॉट अटेनेबल, हमने वर्ड यूज़ किया था पहले भी, नॉट अटेनेबल जो बजट लाइन के बाहर होता है, आउटसाइड राइट साइड में होता है, वो सारे पॉइंट्स होते हैं नॉन अटेनेबल। तो इनको कंज्यूमर डिज़ायर तो कर सकता है लेकिन दे आर नॉट अटेनेबल, तो जी और एच को भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब बचता क्या है, बचता है हमारे पास ई। ई हमारी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ई वो पॉइंट है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स भी है, साथ में ई वो पॉइंट है जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है एक दूसरे के। अब ये अगर मैं चाहूँ तो इसी सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम, आपकी बुक में भी ये गिवन होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है, अगर आप समझेंगे कि ये जो गुड एक्स है, ठीक है, गुड एक्स जो है, गुड एक्स का मैक्सिमम कितना है 30, मतलब अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम गुड एक्स पर स्पेंड करता है तो वो 30 यूनिट्स परचेज कर सकता है। वहीं पर जो गुड वाई है वो इसने ली हुई है 60। तो ये कंडीशन ये शो करती है कि अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड करता है गुड वाई पर तो वो 60 यूनिट्स को परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया होगा जरूरी है जिसमें ये बताया होगा कि भाई गुड एक्स की जो प्राइस है वो 2 रुपीज़ है और गुड एक्स का प्राइस है 1 रुपीज़ है और उसका जो बजट है वो 60 रुपीज़ है। इस तरह से ये बजट लाइन ड्रॉ हुई है। अब इस बजट लाइन के अगर हम ये इंडिफरेंस कर्व को, ये दिस इज़ द इंडिफरेंस कर्व, तो ये वो पॉइंट है ई पॉइंट जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है। इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, और साथ में अगर ई पॉइंट को हम देखेंगे तो ई पॉइंट जो है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आपको शो कर रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को, और जो आपकी बजट लाइन है ये शो कर रही है स्लोप ऑफ बजट लाइन PX/PY। तो कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट है वेयर दे बोथ आर टेंजेंट इज शोइंग MRS इक्वल्स टू PX/PY। तो ये हमारी कंडीशंस पूरी तरह से एग्री होती है यहाँ पर। नाउ अब ये कंडीशन हम ये भी स्टडी कर लेते हैं कि भाई अगर कहीं पर ऐसा होता है कि कंज्यूमर नॉट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वो आ जाएगी तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे।
और उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि भाई कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे या तो एम आर एस ग्रेटर देन होगा प्राइस रेशो से, या एम आर एस लेस होगा प्राइस रेशो से। प्राइस रेशो को पी एक्स अपॉन पी वाई लिख सकते हैं, एम आर ई मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस आएगी। तो पहली कंडीशंस अगर ये होता है कि एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ग्रेटर होता है प्राइस रेशो से, उस कंडीशन में देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को मैं अगर वैसे रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका, इसको यहाँ पे समझते हैं। लेट वी टेक एग्जांपल कि एम आर एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स। वाई के लिए हम गेन को शो करते हैं और एक्स जो है हमारी, सॉरी, वाई जो है हमारी लॉस, मतलब जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और एक्स जो शो कर रही है वो गेन को शो कर रही है। ठीक है। अब एम आर एस की वैल्यू जो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यूज होगी। अगर आप मैथमेटिकली समझेंगे तो डेल एक्स मतलब जो डिनोमिनेटर में है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो एम आर एस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और अगर डेल एक्स जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी पहले से, तो एम आर एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब पहली कंडीशन ये है जिसमें ये कहता है कि भाई एम आर एस ग्रेटर है प्राइस रेशो से, तो हमें यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए क्या चाहेंगे कि एम आर एस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा है प्राइस रेशो से। तो हम चाहेंगे कि वो एम आर एस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए और वो उस सिचुएशन में आ जाए जब तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिक्रीज़ कम करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। और एक्स की वैल्यू क्या है, गेन। गेन मतलब कंज्यूमर का गुड एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है यहाँ पे। तो हम क्या सजेशन देंगे, हम कहेंगे इट मीन्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, कि अगर कंज्यूमर एक यूनिट ऑफ एक्स को कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ वाई, उसको ज़्यादा वाई की यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और हम ये कह सकते हैं कि अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो एक्स के लिए ज़्यादा प्राइजेस देने के, मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा प्राइसेस देने के लिए एग्री हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ तक इसमें डीप नहीं जाएंगे, हम ये समझेंगे बस इसको। हम ये बताएंगे एज ही बाइज मोर ऑफ एक्स, कि अगर वो ज़्यादा एक्स को बाई करेगा और लेस ऑफ वाई, और वाई के जो कंजप्शन है उसको कम कर देगा, एक्स के कंजप्शन को इंक्रीज कर देगा और वाई के कंजप्शन को कम करेगा। एम आर एस बिगिनस फॉल, एम आर एस क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, एक्स नीचे की तरफ है, एंड बिकम इक्वल टू। और एक कंडीशन वो आएगी कि जब तक फॉल होता रहेगा तब तक कि वो इक्वल ना हो जाए प्राइस रेशो से। और उसी कंडीशन में एक पोजीशन आएगी डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशो इक्वल हो जाते हैं। नाउ इसके अपोजिट दूसरी कंडीशन आपकी आती है, और ये कंडीशन भी सेम तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है, एम आर एस लेस देन है प्राइस रेशो से, तो एम आर एस हमारा होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। हमें इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए या फिर हमारा डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो जाए। दोनों कंडीशन में ही ये जो रेशो है वो बढ़ जाएगा। तो हम इसमें हम बोलेंगे भाई वाई कंजप्शन को इंक्रीज़ करे या फिर एक्स के कंजप्शन को डिक्रीज़ करे। दोनों कंडीशन में क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेसर यूनिट ऑफ वाई। नाउ ही इज़ विलिंग टू पे अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो हम कंडीशन पे आते हैं। सो इट इंड्यूस दैट रिड्यूस कंजप्शन ऑफ एक्स, क्या करना है, कंजप्शन ऑफ एक्स को रिड्यूस करना है और इंक्रीज करना है कंजप्शन ऑफ वाई को। तो एम आर्स बिगिनस टू राइज टिल इट बिकम टू इक्वल टू प्राइस रेशो, और उस कंडीशन में फिर दोबारा से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में
उस पोजीशन में आ जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.